बिहार में रोज चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। रोज डिस्कशन हो रहा है क्या होगा बिहार में चुनाव की रणनीति। आज हमारे साथ एनडीए के एक ऐसे मशहूर राजनेता हैं जो अपने बेबाक बातों के लेके काफ़ी मशहूर रहे हैं, राजीव रंजन भारद्वाज। राजीव जी, जिस तरीके से पूरे बिहार में चुनाव की जो रणनीति रोज बदल रही है, रोज बयान आ रही है। सबसे पहले जो तेजस्वी का बयान आया है, तेजस्वी यादव का, उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर एक आरोप ही लगाया है, उस पर सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सबसे पहले जनता टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आपको भी बहुत दिन बाद हम लोग इस चुनावी चर्चा में भाग ले रहे हैं और आपने एक ऐसा सवाल पूछा है, रणनीति की बात करें। देखिए, कुछ राजनीतिक दल चुनाव जीतने के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं और हम जिस गठबंधन और जिस दल और जिस नेता को अपना आदर्श मानते हैं उसका एक ही रणनीति है, वो है विकास। लोगों में खुशहाली आए, गांव का विकास हो, समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, उसके लिए वो सतत 2001 से प्रयास कर रहे हैं। और उनके जो इस 25 साल 24 साल की जो तपस्या सत्ता में रहते हुए, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हो, दुनिया देख रही है। तो हमारी पार्टी या हमारे नेता या हमारे गठबंधन के जो लोग हैं वो रणनीति अस्थाई वाली बनाते हैं, चुनाव जीतने के उद्देश्य से रणनीति नहीं बनाते हैं। रही तेजस्वी जी की बात, बार बार चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं इसलिए मीडिया वाले भी उनका महत्व देते हैं और वो बोला करते हैं। तो उनकी जो रणनीति है, उनकी रणनीति है कि सिर्फ और सिर्फ यादव समुदाय से वो आते हैं और एक मुस्लिम समुदाय है, इनको इकट्ठा करके वो चुनावी गणित को साधना चाहते हैं और उस सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। तेजस्वी जी ये भूल जाते हैं कि जिस समय उनके पिताजी इस तरह की रणनीति बना करके चुनाव जीतते थे, उस समय यादव और मुस्लिम समाज के अलावा और भी बहुत सारी पिछड़ी जातियां जो थी वो लालू जी के समर्थन में थी। लेकिन आज इनके पिताजी ने और इन्होंने जो छलबे की राजनीति की है, जो इन्होंने छला है गरीब गुरुओं को समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, तो वो धीरे धीरे सब लोग अलग होते चले गए और उसका परिणाम ये हो गए कि ये सत्ता से बाहर हो गए। तो इनकी जो रणनीति या इनका जो बयान है वो 2025 के चुनाव को परिदृश्य में रख करके ये अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन शायद ये कामयाब इस बार भी नहीं होंगे। चिराग पासवान के बारे में जो चर्चा हो रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी बातें सामने है कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से उनको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखा जा रहा है, कई तरीके की बातें आ रही हैं। हालांकि चिराग जी इस बात से सीधे तौर पर जो अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है एनडीए में क्या हो रहा है? देखिए, चिराग पासवान के पिताजी और चिराग पासवान अपने आप को चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान कहते हैं और एक युवा, तेज तर्रार और एक पर्सनालिटी है बिहार के, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अगर ये महत्वाकांक्षा उनके अंदर में है कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूं, इसमें बुरा क्या है? और अगर गठबंधन के लोग उनको चुनाव लड़वा रहे हैं, जबकि वो खुद अभी सांसद हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन अगर उसके अलावा अगर उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो ऊपर में लोग बैठे हैं उनका कुछ न कुछ रणनीति रहा होगा। और एक युवा तेज तर्रार है, युवाओं को तो राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार अपने मंच से भाषण में कहा है कि युवाओं को राजनीति में लाना है, तो चाहे वो किसी दल के हैं, हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के विचारधारा से सहमत हैं तभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी बात पार्टी है इस गठबंधन का,
देश के स्तर पर या प्रदेश के स्तर पे, तो अगर उसमें उनको अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कल मुख्यमंत्री बना देती है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे और अगर उनके टीम से अगर कोई योग्य लोग आएंगे तो बनेंगे, निश्चित तौर से मंत्री बनेंगे। तो हमारे गठबंधन के लोग हैं। आप इस चीज को मानते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं कौन होता हूं इस बात का निर्णय करने वाला, लेकिन सवाल आप ही के सवाल में जवाब छुपा हुआ है कि मान लीजिए आपने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होगा? जो आदमी सांसद है और वो बिहार में आकर के फिर से विधानसभा, क्या उनके पास उम्मीदवार की कमी है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर कुछ ऐसी बात हुई होगी, मंत्रणा हुई होगी, कुछ ऐसा रणनीति युवाओं को, तो युवाओं के, अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इसको आप, ये मेरा ये निजी विचार है, एक तरफ तेजस्वी यादव विपक्ष के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है ना, और दूसरी तरफ अगर आप सत्ता पक्ष के तरफ आए तो हमारे युवा लोग जो हैं, हमारे पार्टी के खुद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, आज चिराग पासवान हमारे गठबंधन के नेता हैं। अच्छा है, तो उनमें तो सिर्फ एक है, और हमें अगर खोजिएगा तो आपको मंत्रणा करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारे यहां नेताओं की कमी नहीं है, चूंकि हमारी पार्टी वो संस्कार देके पैदा करती है कि ये कल चल करके नेतृत्व कर सके। नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का ही नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनके तरफ एक उम्मीदवार है, जैसे कांग्रेस में कुछ भी हो जाएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में अभी चर्चा करते हैं ना आप लोग, भाई मोदी जी के बाद कौन, तो आप देख लीजिए कि हमारे पास कितनी लंबी फहरिस्त है कि सेकंड लाइन में हमारे पास कितने लीडर हैं। ठीक है, और कार्यकर्ता, राजनाथ सिंह जी से तो कार्यकर्ता के हिसाब से तो मोदी जी क्या बोले, कनिष्ठ थे, छोटे थे, लेकिन पार्टी ने उनको मौका दिया और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो हमारी पार्टी योग्यता को महत्व देती है और योग्यता के आधार पर यहां सिलेक्शन होता है। और वो योग्यता अगर हमारे गठबंधन के किसी भी व्यक्ति में होगा, नीतीश कुमार जी में योग्यता थी, तभी तो भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से उनके साथ है। विपक्ष कहता है, या राजद हो या कांग्रेस हो, अभी जो मोदी जी का रोड शो हुआ उसको विफल बता रहा है, और दूसरी तरफ मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की उसको जुमलेबाजी का नाम दिया जा रहा है। देखिए, जो भी व्यक्ति इस बात को कहता है, आप भी एक पत्रकार बाद में हैं, पहले इस बिहार का नागरिक हैं, हम भी इसी बिहार प्रदेश से आते हैं, और जितने तमाम लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो उसी सड़क पे चलते हैं, उसी पुल पे पार करते हैं, उसी ट्रेन पे पार करते हैं, उसी ट्रेन से चलते हैं। तो बदलाव तो दादा स्पष्ट नजर आता है। बहुत दिनों बाद हमें वंदे भारत में सफर करने का मौका मिला। जब मैं गांव आ रहा था तो एक बार सोचा कि भाई वंदे भारत की बड़ी चर्चा होती है तो हमें भी चलना चाहिए, और मोकामा में आया। मैंने देखा कि किस तरीके से हमारी सरकार, मैं विपक्ष में रहूं पक्ष में रहूं सत्ता पक्ष, मैं भी एक नागरिक हूं, मेरा अधिकार है सरकार के कार्यों का विश्लेषण करना। और जो विश्लेषण वो 4-5 घंटे की जो यात्रा थी जिसमें मैंने किया, वो काबिले तारीफ है कि भारतीय रेल का कायाकल्प कर दिया मोदी जी ने। जनाब, वही रेल की पटरी है, वही स्टेशन है, वही सिग्नल है, और वह बदला क्या है? तो सरकार का नजरिया। सरकार ने रेलवे की सेक्टर को विकास के नजर से देखा और किस तरीके से रेलवे में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। आज मोदी जी ने आरा की सभा में 2015 में एक भाषण में, आरा या उधर ही कहीं बक्सर वगैरह में भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बिहार के पैकेज की बात की थी। अगर उस दिन में भी विपक्ष के लोगों ने, खास करके तेजस्वी जी के पिताजी ने, मस्खरी करके उनका मजाक उड़ाया था गांधी मैदान में कि इतना करोड़ कि भाइयों एंड बहनों, उनका जो अपना अंदाज है, मैं तो उतना मस्खरेबाज नहीं हूं कि मैं उनके हिसाब से लालू जी की नकल कर, कि लब्बो लुबाब ये है कि जिस तरीके से वो मजाक उड़ाते रहे, जुमलेबाज करते रहे, बिहार की जनता देख रही है कि बिहार में क्या काम हुआ। एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का
गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसको नेतृत्व करता मिला है तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। दुनिया लोहा मानती है। अगर ये कुछ लोग सत्ता के लालच में और लोभ में उसको क्रेडिट ना देते हो तो ये अपने घर बैठे, और वैसे तो घर बैठा ही दिया है। बहुत सारे नेता रिटायर हो गए और 2029 का जब लोकसभा चुनाव होगा, अब आप एक बात बताइए, गठबंधन की सरकारें पहले भी चली है, गठबंधन की सरकार में सारे फैसले सरकार जो है गठबंधन दल के साथियों के साथ रह करके उनके दबाव में फैसले, इवन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे दल के इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे, इतने बढ़िया नेता थे, लेकिन उनको भी गठबंधन के दबाव में झुकना पड़ा और एक वोट से हार गए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने स्पष्ट रूप से मेजोरिटी भी नहीं दिया। हम 2014 में स्पष्ट बहुमत से जीत के आए, 2019 में उससे भी ज्यादा सीट लेके जीत के आए, और 2024 के चुनाव में कहीं हमसे कुछ भूल हो गई, कहीं गलती हो गई, या आप ये कहें कि हम 400 पार के नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और कार्यकर्ताओं की उदासीनता, मैं तो सीधा कहता हूं कि कुछ कमी रह गई जिसके कारण हम बहुमत से पिछड़ गए। लेकिन आप बताइए कि इस 1.25 साल के अंदर सरकार ने एक भी निर्णय गठबंधन के साथियों के दबाव में नहीं, उनसे राय विचार करके बैठ करके, और भारत के 75 साल के आजादी के बाद के इतिहास के बाद जितने पेंडिंग इशू थे सब पर काम किया और सबको लागू करवा रही है। तो जुमलेबाज कहना, अब आप बताइए ना, तेजस्वी यादव अगर नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कहेंगे, जो उनके बेटा उनकी शादी जब हुई और उनके अगर बच्चे होते तो तेजस्वी से बड़े होते हैं। नीतीश कुमार को कहते हैं कि शर्मसार कर दिया हमारा बिहार का, माने वो क्या बोलते हैं उसको, सर झुका दिया, हमें शर्म आती है अपने बिहारी कहने पे। अफसोस होता है इस व्यक्ति के राजनीतिक, बस सिर्फ यही है कि लालू जी के लड़के हैं इसलिए लोग उनको जानता है, नहीं तो ऐसे बहुत तेजस्वी बिहार में धक्का खा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाले नहीं है। और रह गई यादव समाज में भी प्रतिभा है जो है वो अनंत है, लेकिन उसको लालू यादव जैसा कोई गॉडफादर नहीं मिला, तो इसलिए वो आज तेजस्वी नहीं बन पाया। ये लालू जी के लड़के हैं, उसी का ये फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये राहुल गांधी जब जैसा गुरु वैसा चला, इनका गुरु है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जैसा बकवास करता है वैसा ही नहीं बकवास करेंगे। 1980-84 में कांग्रेस का पूर्ण रूपेण यहां से सफाया हो गया, उसके बाद 89 में लालू जी 90 में आ गए, और 90 से लेकर के 2005 तक उस 15 साल के शासनकाल का चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय छोड़ करके और नौटंकी, वो रैली क्या होता था, तेल पियावन लाठी पियावन, क्या क्या रैली का नाम वो देते थे, कहां कहां से उस शब्द कोश से चुन के लाते थे, और वो सब जो किए उसमें वो अपना विकास का बायोडाटा लेके आ जाए। और छोटा सा चीज तेजस्वी को गिनने का है, हेलीकॉप्टर से उतर के मुंगेर भागलपुर से उनके कार्यकर्ता होंगे अब बक्सर तक, खाली एक चीज देख ले, गंगा पर कितना ब्रिज बन रहा है, इसी से उनको विकास का पता चल जाएगा। ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, आप लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात हम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण नहीं हो गया जैसे कि विपक्ष कर रहा है कि लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अब वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर बिहार में चुनाव होने में अभी 6-7 महीने का समय है, जिस समय यह घटना 1 महीना पहले घटना घटी। आप देखिए कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को निमंत्रण दिया, सारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री और राजाओं को बुलाया, भूटान के महाराजा भी आए, राजा भी आए, और उन्होंने संबंध को अच्छा करने की कोशिश की। उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए नवाज शरीफ के भगनी थी, नतनी थी, कौन थी, उसकी शादी में चले गए, जबकि विदेश मंत्रालय उनको कह रहा था कि आप नहीं जाइए, प्रोटोकॉल होता है, सारी चीजों को तोड़ करके वो गए और स्पष्ट संकेत दिया कि हम दोस्ती आपसे निभाना चाहते हैं और बैठ करके आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के तरफ से, जब वाजपेयी जी आगरा से बस लेके, जब पाकिस्तान बस लेके गए, लाहौर बस लेके गए, उस समय उन्होंने करगिल कर दिया।
उसके बाद जब मोदी जी ने ये किया तो ये जो पुलवामा हुआ, पुलवामा के पहले भी एक घटना हुई, याद नहीं आ रहा, पुलवामा के पहले कुछ हुई थी ना एक बार, और एक अटैक हुआ था। तो पाकिस्तान की जो फितरत है वो तो हर हमेशा वहां के जो भी शासन में बैठे हुए लोग हैं वो डिस्ट्रक्टिव सोच के थे। ये अमेरिका की रोटी पे पलने वाला ये कुत्ता देश है। ये कुत्ते की दुम में जितना भी घी लगा के सीधा करने की कोशिश कीजिए वो सीधा नहीं होता है। तो मोदी जी ने प्रयास किया। अब अभी पहलगांव में ये घटना हो गई तो क्या होता, पहलगांव में जो घटना हो गई तो क्या जब पहलगांव की, देखिए जब हमें किसी चीज के लिए, युद्ध के लिए तैयार होना होता है तो पाकिस्तान को जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जो आर्मी के जवान या हमारा एयरफोर्स या नेवी जो भी लोग थे, और सरकार पहले उसको आकलन कर रही थी कि क्या, और उसमें उसको हमने मारा। तो जब हमको देरी हो रही थी उस पर भी आप सवाल उठा रहे थे, कायर कह रहे थे इसी प्रधानमंत्री को, और जब मारना शुरू किए तो आप क्या कहता है, लुंगी डांस आकर के करना शुरू कर दिए। रही राजनीतिकरण की, तो राजनीतिकरण तो भारत में नेताओं को, भारत के विपक्ष के नेताओं को, और मुद्दा क्या है सो बताइए। प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा सरकार ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा रहने दिया? इन बेवकूफों से जरा जाकर के पूछिए कि जो इनके विपक्ष के जो नेता थे, शशि थरूर जी हुए, गुलाम नबी, इवन ओवैसी की भी ताली हम लोग बजा रहे हैं। उस व्यक्ति ने जाकर के देश और दुनिया को समझाया कि हम भारत के मुसलमान अपने देश के साथ हैं, और अपनी बातों को मजबूती से रखा। आज वो भी एक राष्ट्रीय फलक पर मोदी जी ने रातों रात उसको नेता बना दिया। अब हिंदुस्तान का लीडर ओवैसी हो गया मुस्लिम समाज का। तो देखिए ये रणनीति तो इनको बनाने नहीं आता। ये तो सिर्फ यही लोग हैं ना जो कहते थे कि भारत के पास लड़ने की क्षमता नहीं है। ए के एंटनी का लोकसभा 2014 के पहले जो लोकसभा थी उसमें उनका बयान है कि 10 दिन से ज्यादा का गोला बारूद हमारे पास नहीं है लड़ने के लिए। बात राजीव जी मान लिया जाए कि भाजपा इस मुद्दे को भुना रही है। देखिए साहब, ऐसा है, हमने पाकिस्तान को मारा है तो हम जनता को बताएंगे, इसमें बुरी बात क्या है। वो हमारे यहां मार करके, अरे भाई 5 लाख कश्मीरी ब्रह्म पंडितों को मार करके जम्मू से भगा दिया और ये देश सोता रहा, और हमने दुनिया को संदेश दिया कि अगर 27 लोगों की हत्या हुई तो हमने दुनिया में तहलका मचा दिया। यह है भारत की ताकत। तो इसमें राजनीतिकरण क्या है? हम अपनी उपलब्धि को गिनाएंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे कि कल का भारत नहीं है, ये नया भारत है, और हम ऐसे ठोकते हैं, ऐसे मारते हैं। आप याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने जो वो कुछ मिसाइलें जो रखी है वो पटाखे छोड़ने के लिए नहीं रखे दिवाली में। और आप देखिए इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हिमाकत की, हिंदुस्तान ने अपने सारे जितने इसके साथ हथियार थे सबको टेस्ट कर लिया, और दुनिया अब हमारे तरफ भाग करके आ गई। चाइना को सल्टा दिया, अमेरिका को सल्टा दिया, और हिंदुस्तान के तरफ लोग, भाई तुम्हारा मिसाइल ठीक है, तुम्हारा ये हथियार ठीक है, ये गोला बारूद ठीक है, हम तो यही लेंगे। तो भारत, और देखिए इस परिस्थिति में भी भारत 5वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी बन गई, और अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो भारत की ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है भाई साहब, इसमें बताने की क्या जरूरत है। हम तो ढिढोरा पीटने वाले काम करेंगे, बोलेंगे, जनता को बताएंगे। मोर नाचा और लोगों को पता ही नहीं चला तो कैसा वो मोर का नाच है। तो हमारी सरकार नाचती है तो बताती है कि हमने नाचा है। हम देश के साथ कंप्रोमाइज करने वाले, देश की अस्मिता, अखंडता और सर को झुकने देने वाले लोग नहीं हैं। आपको याद नहीं है धारा 370 के समय हमारे गृह मंत्री का भाषण? क्या बात करते हैं साहब, हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की कमिटमेंट होती है। किसी विपक्ष के नेता ने अगर ऐसा बात आज 78 साल में बोला हो तो उसका सामने लाइए बयान। लेकिन मेरा गृह मंत्री बोला है, दुनिया को संदेश दिया है। हमारा विदेश मंत्री जाके बोला, रख तू अपनी दादागिरी, दादा तो हम हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। तुम्हारी दादागिरी कांग्रेस के जमाने में चलती थी, मोदी के जमाने में अमेरिका और चाइना की दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी जाल बिछाना शुरू किया है और उनकी नाम की चर्चाएं भी बिहार में काफ़ी हो रही हैं, जा रहे हैं तो भीड़ भी लोगों की जुट रही है, तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर का जो अटैक है उससे कितने प्रभावित आप लोग होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते थे।
नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान चुनावी परिदृश्य में जो उनका एक्शन बिहार में हो रहा है और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब अच्छी बात है। एक पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए करनी चाहिए। और उनका एक भाषण हमने सुना भी है, एक स्लोगन आता रहता है सोशल मीडिया पे, कुछ भी हो जाए हम बिहार को बदल के रहेंगे। मेरे हिसाब से शायद बिहार में अभी वैसे नेता के लिए वैकेंसी नहीं है जो बिहार को बदलने की बात करके केजरीवाल के तर्ज पे आकर के एक दिन में नायक फिल्म का हीरो बन के मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अब थोड़ा सा जो अध्ययन उनके बारे में मैंने किया है, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बन के उभरे। उन्होंने अपने दावा किया कि भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाया, हमने ये रणनीति बनाई। चाय पे चर्चा, तो उसका खटिया पर चर्चा लेके गए थे यूपी में, खटिया टूट गया, ठीक है। उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से भाई साहब मैं सहमत नहीं हूं। वो आदमी प्योर प्रोफेशनल आदमी है, पैसा कमाना उसका धर्म है। आईपैक कंपनी, अब आप बताइए, एक आदमी हमें भी समर्थन देगा और लालू यादव के बेटा को भी समर्थन देगा, ममता बनर्जी को भी समर्थन देगा और बीजू पटनायक, नवीन पटनायक को भी देगा, उसकी विचारधारा कौन सी है? तो पैसा है भाई, दुकान है, दुकान में जिसने तुमको पैसा दिया तुमने उसके लिए काम किया, तो विचार। अब इस चीज को तुम ठग रहे हो क्योंकि पैसे हो गए। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से प्लांट किया हुआ है इसकी राजनीति। चूंकि देखिए जो परिस्थितियां हैं, अभी बिहार बदलने नहीं जा रहा है, बिहार विकास के राह पे चल रहा है। और ये जो गठबंधन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो क्लेम करती है, वो अच्छा काम कर रही है और जनता इस मैसेज को ले रही है, मैसेज को ले रही है। तो प्रशांत किशोर के लिए इस चुनाव में भी कोई खास उनको कुछ ना, हाँ ठीक है, पैसे हैं, पैसे गलत तरीके से आपने कमाए हैं, गलत तरीके से तो कमाए हैं। जिस भी पार्टी के लिए काम किया, क्या वहां आपने फ्री में काम किया? पैसे लिए हैं और इतने खर्च आपके हो रहे हैं, और किसका वोट डैमेज करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब कैमरे के पास बोलने की जरूरत नहीं है। चर्चा है कि आप विभूतिपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार। देखिए ऐसा है, मैं तो सक्रिय राजनीति में रहता हूँ, राजनीति मेरा पैशन है और मैं चाहता हूँ कि विभूतिपुर हमारा समस्तीपुर जिले का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। विजय बाबू बगल के सरायरंजन से चुनाव लड़ते हैं और मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री के करीबी रहे, तो सरायरंजन का विकास और विधानसभा के बनस्पत ज्यादा हुआ है। मोरबा में कुछ, मोरबा जो विधानसभा, उसमें कुछ ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं सब आई है और जो काम चल रहा है उससे उसका भी उद्धार हो जाएगा। चूंकि जब हाईवेज बनेंगे तो वहां उद्योग धंधे लगेंगे, जमीन का। लेकिन हमारा विभूतिपुर पूरा एक आइसोलेटेड है, बेगूसराय का सीमावर्ती प्रखंड है, विधानसभा है, और यहाँ की लीडरशिप जो है सो सब दिन सीपीआई सीपीएम के चक्कर में रहा। जाति के नाम पर यहाँ पर वोट हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि बर्फ थोड़ा सा पिघला है और 2000 में तो मैं विभूतिपुर से चुनाव लड़ा हूँ, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं लड़ा हूँ, लड़ा हूँ। और थोड़ी सी राजनीतिक सोच भी रखते हैं और इच्छा भी है कि कुछ, अब जो रिटायरमेंट का एज आ रहा है, अगर जनता ने मौका दिया तो इसमें बुरी बात क्या है, बशर्ते कि हमारे पार्टी के लोग हमें उपयुक्त माने। निर्णय तो उनको करना है, मेरी इच्छा जाहिर करने से क्या होगा? मेरा काम है काम करना, मैं काम कर रहा हूँ, काम करूंगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये हमारा एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है तो मुझे उम्मीदवार बनाएंगे, अन्यथा तो जैसे हैं वैसे कर। पब्लिक तो लेकिन मान चुकी है कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव मैदान में आप होंगे। हमारे विभूतिपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुझे, हमारे को उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली तो उन्हीं के पास जाना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि फिर वही दिल लेके आया हूँ, 25 साल बाद वापस आपके बीच आया हूँ। अब वो अपना ले ठुकरा दे, ये तो उनका जनता जनार्दन, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। सब राजनेता जनता को मालिक कहता है, मैं भी कहता हूँ कि आप मालिक हैं। हमारी भी इच्छा है कि एक बार मेरे सेवा का भी आप आनंद ले लीजिए। इतने लोगों को तो जिताया, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, फिर हम देखते हैं कि विभूतिपुर को हम कैसे बनाते हैं। हमारी सोच, जो मैंने इतने दिन 30 साल जो बाहर में रहा, जो मैंने वहाँ का विकास देखा, वहाँ के लोगों का जो विचार देखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे भी मौका मिले, चूँकि बहुत ज़्यादा काम आप बिना सत्ता के नहीं कर सकते हैं। किसी की बेटी में की शादी में जा करके और किसी बच्चे को कुछ प्रोत्साहन राशि दे देने से
वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन बहुत मैसिव स्केल पे काम करने के लिए मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर विजय बाबू के सत्ता में आने के बाद सरायरंजन इतना डेवलप कर सकता है, अगर एक बार विभूतिपुर के लोगों ने मुझे मौका दिया तो सरायरंजन से बड़ी लकीर मैं विभूतिपुर में खींच दूंगा। बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से विभूतिपुर में चुनावी चर्चा है, अगर राजीव जी को मौका मिलता है तो निश्चित बदलाव होगा। बहरहाल राजीव जी, आपने जनता टीवी से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।